नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, तो क्लास 10th के साइंस में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जो जीव जो होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जीव जो है वो कैसे जनन करते हैं। तो हमारे सिलेबस में देखो क्या क्या आ रहा है। तो हमारे सिलेबस में आ रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब जंतुओं में जनन, मतलब जंतुओं में जनन कैसे होता है। और प्लांट यानी पौधों में जनन कैसे होता है, उसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पढ़ना है। फिर है आपका मतलब असेक्सुअल होता है अलैंगिक जनन और सेक्सुअल होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों पढ़ना है। फिर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड, कहता है कि जनन स्वास्थ्य होता है उसकी आवश्यकता है हमें। एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और परिवार को प्लानिंग करने के मेथड के बारे में बताया गया है। अगला लिखा है कि सेफ सेक्स, सुरक्षित सेक्स के तरीके, और HIV एड्स से बचने के उपाय, और चिल्ड्रन बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ। तो बच्चों के ऊपर जो दोष हो जाते हैं, कमियां रह जाती हैं, बीमारी हो जाती हैं, बच्चे मुश्किल पड़ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, बच्चों की कठिनाइयाँ, और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ना सिलेबस है क्लास 10th का सेकेंड टर्म का। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो आगे हमारे को पढ़ना है फैक्ट ऑफ मैटर। तो फैक्ट ऑफ मैटर में पहला पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं जनन। ठीक है, तो जनन के बारे में लिखा है कि डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहता है कि ये एक जैविक क्रिया है, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक जैविक क्रिया है, यानी जीव जंतु करते हैं ये। बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर सभी प्राणी गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जो कि नए प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, ऑफ देयर आउन स्पीसीज, अपने जैसे स्पीसीज के प्राणी को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी कि वो सभी जैव प्रक्रम जो सजीव प्राणी अपने ही जैसे जाति के दूसरे प्राणियों को जन्म देते हैं और उन्हें उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। जनन के बारे में फिर आगे लिखता है यहाँ से कि द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, यानी जो कोशिका के न्यूक्लियस माने केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है, इज द इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मेकिंग प्रोटीन, उसके अंदर प्रोटीन बनाने की सूचना निहित होती है। जो जीव जंतु होते हैं उन्हें वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, उत्पन्न होने के लिए जो डीएनए होता है वो कोशिका के नाभिक में उपस्थित होता है और वो प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है, जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में माता पिता के जो गुण होते हैं वो जाता है। तो माता पिता के जो भी लक्षण या गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में डीएनए के द्वारा जाता है। फिर यहाँ से पढ़ना है द फर्स्ट स्टेप इन रिप्रोडक्शन इन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलो बाय सेल डिवीजन। तो पहला कदम ये होता है जनन के दौरान कि जो सेल डिवीजन होता है और वो डीएनए के द्वारा होता है, यानी कोशिका का विभाजन डीएनए के द्वारा होता है। वेरिएशन हैपन ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए, और जब डीएनए की कॉपिंग होती है यानी डीएनए के जो प्रतिकृति बनती है यानी उनकी जो नकल बनती है डीएनए की, उसके अंदर वेरिएशन माने विभिन्नताएं भी आते हैं। तो माता पिता से जो भी बच्चों का जन्म होता है वो जनन कहलाता है, और माता पिता से जब बच्चों का जन्म होता है तो वो डीएनए के द्वारा होता है, और जो डीएनए होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होते हैं, और जो बनने वाले प्रोटीन होते हैं उनमें विभिन्नता होती है। इसीलिए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब डीएनए जाता है तो उसके अंदर कुछ साथ में वेरिएशन वाली विभिन्नताएं भी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ लिखा है दीज वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और ये जो
वेरिएशन जाती हैं, यानी जो विभिन्नताएं जाती हैं, ये इवोल्यूशन माने होता है विकास, तो ये विकास का आधार है, तो विकास का आधार है। अगला है ई पॉइंट के वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। समय के साथ साथ इन जातियों में जीवित रहने के लिए परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो जीव जंतु होते हैं उनमें समय के साथ जीवधारियों में परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं अगला, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में अंतर होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो जीव होते हैं वो एक ही, मतलब जो जीव होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हो जाते हैं। और असेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अब हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ से अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन लिखी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, यानी अलैंगिक जनन की परिभाषा। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है, तो डेफिनेशन है कि व्हेन ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें जो नए नए जीव होते हैं, न्यू इंडिविजुअल नए नए जीव, ए सिंगल पेरेंट यानी एक ही एकल जीव से ही नए नए जीव उत्पन्न होते हैं, और विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बिना युग्मकों के संलयन होने से बनते हैं। तो जो बिना गैमेट्स के यानी बिना युग्मकों के जो जीव जन्म लेते हैं और एक ही सिंगल पेरेंट से जन्म लेते हैं, जनन की इस विधि को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन कहते हैं। द इन्वॉल्व्स रिपीटेड मेटियोटिक डिवीजन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रक्रिया के जन्म में तो माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी इसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनके गुण वगैरह एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से जो भी जीव जन्म लेते हैं वो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहला हमारा टाइप आ जाता है वो है फिजन माने विखंडन। तो विखंडन में हमें पहला पढ़ना है बाइनरी फिजन। बाइनरी माने होता है दो और फिजन माने खंडन, तो द्विखंडन पढ़ते हैं इसे हिंदी में। तो व्हेन अ सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब एक कोशिक प्राणी स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल, टूटकर जब दो प्राणी को जन्म दे, यानी एक जीव रहेगा ऐसे टूटकर जब दो जीवों को जन्म दे, तो इस विधि को बोलते हैं मतलब बाइनरी फिजन। तो ऐसा अमीबा में होता है। तो आगे लिखा हुआ है कि फर्स्ट बाय न्यूक्लियर डिवीजन, पहला नाभिकीय विखंडन होता है, एंड देन बाय द साइटोप्लाज्म रीजन। तो जब इस प्रक्रिया में यानी बाइनरी फिजन में पहले याद रहे केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव का विभाजन होता है, तो इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में एक जीव होता है, उसका पहले केंद्रक जो होता है वो धीरे बड़ा होकर दो हो जाता है, और फिर उसके बाद जब वो दो हो जाता है तो फिर बाद में धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और फिर ये दो जीव अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो जन्म होता है ये अमीबा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि द स्प्लिटिंग ऑफ सेल कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो ये जो विखंडन होता है ये किसी भी भाग से हो सकता है कोशिका के, एंड इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। तो ऐसी अवस्था जिसमें एक कोशिक जीव जो है उचित आवास में विखंडित होकर दो बन जाते हैं, ऐसा अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है। आगे लिखा हुआ है कि एक लेशमानिया भी होता है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है, लेकिन वो डिफिनिट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू बॉडी स्ट्रक्चर। लेकिन जो अमीबा होता है उसमें बाइनरी फिजन होता है, लेकिन ये एक मतलब निश्चित स्थान से होता है, निश्चित जगह से होता है, निश्चित भाग से होता है। तो इस प्रकार इनके शरीर में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लेशमानिया में एक निश्चित भाग होती है, वहाँ से एक विशेष भाग से जन्म लेता है। लेकिन अमीबा जो होता है वो
उसका स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी होता है, उसको किसी भी भाग से वो जन्म ले सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि मतलब जो जनन क्या है, मतलब जनन क्या है, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन स्पीसीज। जनन की वह प्रक्रिया या वह जैव प्रक्रम जिसके अंदर जीव अपने जाति जैसे जीवों को नए जीवों को उत्पन्न कर सके, उससे बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। जनन जो होता है वो डीएनए जो होते हैं कोशिका के केंद्र में जो डीएनए होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, तो डीएनए के बनने से होता है। और डीएनए में वेरिएशन आती हैं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेल डिवीज़न के द्वारा डीएनए एक भाग से दूसरे भाग में जाता है तो अपनी कॉपी बनाता है, और वो उसमें वेरिएशन जाती है, और वेरिएशन से विकास होता है। और जो विकास होता है वो जीव के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। और लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल एक सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट होता है और वो दूसरे जीव को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उसको मतलब बिना गैमेट्स यानी बिना युग्मकों की मदद से करता है। युग्मक क्या होते हैं आगे जानेंगे। और इसके अंदर जो भी जीव जन्म लेते हैं वो माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा लेते हैं। अलैंगिक जनन में पहला हमने पढ़ लिया था बाइनरी फिजन, तो फिजन में एक बाइनरी फिजन पढ़ लिया था। इसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीवों को जन्म देता है, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ये अमीबा का चित्र है, इसमें बाइनरी फिजन होता है। और ये हाइड्रा का चित्र है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अगला भाग यहाँ से पढ़ना है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन होता है बहुविखंडन, वो द्विखंडन था, अब पढ़ेंगे बहुखंडन। अब बहुखंडन में देखो क्या होता है, तो लिखा है कि मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुखंडन। इसमें क्या लिखा है कि मल्टीपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इनटू ए नंबर ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म। कहता है कि विखंडन की वह विधि जिसमें एक कोशिक जीव के द्वारा बहुत सारे जीवों को एक ही बार में बहुत सारे जीवों को फ्यूजन के द्वारा विखंडन के द्वारा जन्म दे सके, उसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। आगे लिखा है द न्यूक्लियस डिवाइड्स रेपिडली। इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बहुत तेज़ी से भाग में बढ़ता है। इच डॉटर इन न्यूक्लियस मूव्स टू पेरीफेरी गोट कवर्ड विद साइटोप्लाज्म टू फॉर्म मैनी डॉटर इंडिविजुअल। कहता है इसके अंदर जो पहले केंद्रक होता है वो कई भागों में बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी कई भागों में बढ़ जाते हैं, और एक बार जो जीव होता है वो एक ही बार में बहुत सारे जीवों को संतति, डॉटर माने संतति को जन्म दे देता है। और इट इज़ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। और ये सब जो जिस प्रकार का सामान्य जनन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। व्हेन इट इन्वेड्स द आरबीसी ऑफ मैन, तो शरीर के अंदर जो हमारे आरबीसी है लाल रक्त कणिकाएँ, उसके अंदर प्लाज्मोडियम तेज़ी से गुणन करता है। और इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा मलेरिया परजीवी होता है जो मनुष्य में मलेरिया फैलाता है और मनुष्य में आरबीसी को प्रभावित करता है। तो एक मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसके अंदर एक केंद्रक होता है, ये धीरे धीरे कई भागों में ऐसे बढ़ जाता है, और सभी भागों पे धीरे धीरे उनके ऊपर साइटोप्लाज्म की परत चढ़ जाती है। और अनुकूल परिस्थिति या कहीं पे भी जब ये टूट जाता है ये विखंडित होकर एक बार में 1000 से डॉटर को भी उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार की जनन की विधि को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, मतलब मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं, और ये प्लाज्मोडियम में होता है। तो उम्मीद करता हूँ मल्टीपल फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल फ्यूजन में एक जीव होता है और वो यूनिसेलुलर एक कोशिक होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ही डॉटर जो होती है वो कई भागों में मतलब बन जाती है। ठीक है, एक ही डॉटर होता है, उसको विखंडित होती है तो बहुत सारे जीवों को जन्म दे सकती है। दूसरा प्रक्रिया में पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में दूसरी प्रक्रिया होती है हमारी बडिंग, माने होता है मुकुलन। कहता है इन हाइड्रा में हाइड्रा एक जीव होता है और एक ईस्ट लिखा है ईस्ट में, तो हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग यानी मुकुलन होता है। ए बल्ज और प्रोजेक्शन अपीयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटिंग माइटोटिक डिवीजन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द पेरेंट्स बॉडी। कहता है इसमें जो जनक होता है उसके शरीर के किसी भी किनारे से माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है, और विभाजन होकर जो उभार निकल आता है, बड निकल आता है,
और उसी उभार से वो जो जीव बड़ा होता है। तो आगे लिखा हुआ है कि इट ग्रो ऑन द पेरेंट्स बॉडी टू रिजेंबल ए स्मॉल हाइड्रा, और ये बड़ा होता है अपने पेरेंट्स बॉडी में से और उसी की तरह छोटा हाइड्रा बन जाता है। और व्हेन न्यू हाइड्रा मैच्योर, और जब नया हाइड्रा मैच्योर हो जाता है, विकसित हो जाता है, ए कंस्ट्रक्शन एट इट बेस सेपरेट्स इट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट, तो अपने जनक से वो अलग हो जाता है और एक पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो हाइड्रा होता है ऐसा। तो हाइड्रा के शरीर से ही हल्का से उभार निकलता है और फिर यही उभार जो होता है एक बड़ा हो विकसित होकर जो है वो दूसरा जीव बन जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि उसके शरीर में उभार जैसी संरचना बनाती है और फिर वो उभार बड़ा हो जाता है और अपने जनक से अलग हो जाकर एक पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं क्योंकि ये बड यानी कली के द्वारा बना है। अगला है ईस्ट, माने ईस्ट में ए बड स्टार्ट्स एज ए स्मॉल आउटग्रो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एडल्ट सेल। कहता है कि इसके अंदर भी शरीर के जैसे ईस्ट होता है उसका चित्र ऐसा होता है और बीच में केंद्रक होता है, तो इसके शरीर पे भी ऐसे हल्का सा पहले उभार बनता है, फिर यही उभार धीरे धीरे ऐसे बड़ा होता है और फिर केंद्रक साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है और ये भी दो जीव अलग अलग बन जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर ए बड स्टार्ट्स एज ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द सरफेस ऑफ द adult cell. As it enlarges, the nucleus of the adult cell divides and then the bud get pieced off but still remain attached to the parent cell. This in turn produces another bud or at its tips, and the process continues 3 or 4 times in chain of yeast cell. कहता है yeast की कोशिकाओं में शरीर के भाग से पहले उभार विकसित होता है, फिर ये बड़ा होता है, फिर जब ये विकसित हो जाता है इसके शरीर से फिर एक उभार निकलता है, फिर वो विकसित हो जाता है, फिर वो विकसित होता है, एक एक करके ऐसे बहुत सारे ईस्ट एक ही बार में जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को बडिंग यानी मुकुलन कहते हैं। अगला है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंग बोलते हैं इसे। तो बीजाणु समासंग में क्या होता है, तो लिखा है कि इट मोस्टली अकर इन द फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये जो बीजाणु समासंग होता है ये अधिकतर फंगई यानी कवक में और जीवाणु में होता है, बैक्टीरिया माने जीवाणु। द स्पोर्स डेवलप ऑन द स्ट्रक्चर कोल्ड स्पायरेंगियम फाउंड ऑन द सिलेंडर इरेक्ट फंगल हाइफाई। कहता है कि ये जो बीजाणु होते हैं इनकी जो संरचना होती है वो बीजाणु धानी की टाइप की होती है और ये शरीर के ऊपर उभार की तरह ऐसे निकल आते हैं। और विद इन द स्पोरेंजियम ए न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड ईच डॉटर इन न्यूक्लियस गेट सराउंडेड बाय ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म ए स्पार। और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो स्पोर्स यानी बीजाणु होते हैं वो विकसित हो जाते हैं और वो अपना साइटोप्लाज्म बना लेते हैं और न्यूक्लियस अलग कर लेते हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो हैं स्पोर्स यानी बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ये फटता है तो इसमें सभी स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं और फैल जाते हैं। ऐसा ब्रेड में देखने को मिलता है, ब्रेड में पूरा सड़कर ये फैल जाते हैं और ब्रेड में ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्पोर्स इज ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद ए थिक वॉल। तो जो बीजाणु होता है एक छोटा सा सूक्ष्म जीव जैसा संरचना है और इसकी दीवार मोटी होती है। इट इज़ लाइट एंड एयर बोर्न, ये हल्का होता है और इसके अंदर एयर बोर्न यानी हवा भरी होती है, बहुत हल्की होती है, हवा में इधर उधर तैरते रहते हैं। द स्पोरेंजियम ऑन मैच्योरिंग बरस्ट टू रिलीज द स्पोर्स, और जब ये विकसित हो जाते हैं तो फट जाते हैं और स्पोर बाहर आ जाते हैं। एंड विच इन फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट्स इनटू एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म, और अनुकूल परिस्थितियों में ये विकसित होते हैं और नए प्राणियों को जन्म देते हैं। तो ऐसा जन्म जो होता है वो राइजोपस में होता है, म्यूकोर में होता है और पेंसिलियम में होता है। तो आपकी किताब में एनसीईआरटी में इनके चित्र भी आपको साफ साफ दिए गए हैं। ठीक है, अगला है एक और तरीका है आपका यहाँ से पढ़ना है, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, शरीर के ही किसी कटे हुए भाग से जो न्यू प्राणी जन्म ले लेता है, इस प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। लिखा है कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट द होल बॉडी फ्रॉम देयर
बॉडी पार्ट्स, इसके अंदर जो जीव होता है अपने ही शरीर के किसी भाग से पूर्ण विकसित जीव विकसित कर लेता है। ऐसा प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में ऐसे आँख होती है 2 जोड़ी। प्लेनेरिया का शरीर कहीं से भी ऐसे कट जाता है तो इसका जो ये कटा हुआ भाग होता है ये विकसित, ये अलग होकर ना पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं आगे जाकर, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनर्जनन या इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, रीजनरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो जीव होते हैं उनके ही शरीर से उभार से कोई शरीर के भाग से कोई उभार बन जाता है और उसी उभार से जो भाग कट जाता है तो शरीर का ही कोई भाग कट जाता है तो उसी में एक विशेष हार्मोन होता है, स्पेशल हार्मोन, उसकी सहायता से जो कटा हुआ भाग होता है वो विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। तो आगे लिखा हुआ है, कहता है कि प्लेनेरिया में, ठीक है, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में ऐसा होता है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा जो होते हैं उनके अंदर बिल्कुल ऐसे ही होता है। इफ़ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोक इनटू मैनी पार्ट, अगर जीव किसी कई भागों में टूट जाता है या कट जाता है तो ए स्मॉल पीस ऑफ कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो छोटा सा ही जो कटा हुआ भाग होता है उसकी मदद से जो कटा हुआ भाग होता है उसी की मदद से कहता है रीजनरेशन ऑफ एंटायर इंडिविजुअल, तो यानी पूर्ण विकसित जीव जो है वो विकसित हो जाता है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज सेल, रीजनरेशन का जो काम होता है वो विशेष कोशिकाएं करती हैं। दीज सेल्स प्रोफाइलेट एंड अंडरगो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और इनके शरीर में जो इस तरीके का गुण होता है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है और विशेष परिस्थितियों में होता है। तो ये प्लेनेरिया और हाइड्रा एक ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में कहीं से भी कट लग जाता है तो अपने कटे हुए भागों से ही नए जीवों को जन्म दे सकते हैं। इनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं और इनके अंदर सेल में प्रोलिफेरेट का गुण होता है और उसके अंदर विशेष टिश्यू यानी ऊतक होते हैं जिनकी मदद से इनका जो शरीर होता है वो मतलब बट जाता है और कटे हुए भागों से ही पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी इसको बोलते हैं खंडन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है खंडन। इसमें क्या होता है, इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहता है ये जो कुछ साधारण बहुकोशिक जीव होते हैं जैसे स्पायरोगायरा, द बॉडी ऑफ फ्रेगमेंट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीस अपॉन मैच्योरेशन, यानी जब मैच्योरेशन यानी विकसित हो जाते हैं इनके शरीर जो होता है कई भागों में टूट जाता है। दीज पीस और फ्रेगमेंट्स, यानी जो एक शरीर का टूटा हुआ भाग होता है या अंग होता है, ग्रोथ इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये नया प्राणी बन जाता है। तो स्पायरोगायरा का चित्र ऐसे ऐसे होता है। तो ये यहाँ से कहीं से कट जाता है तो ये जो कटा हुआ भाग होता है यही कटे हुए जो भाग है इनसे ही नए जीव बन जाते हैं। तो हरे हरे तालाबों में, मतलब तालाब के ऊपर जो हरे हरी आपको काई दिखती है वो काई आपकी ये स्पायरोगायरा ही होती है। स्पायरोगायरा बिल्कुल इसी तरीके से जन्म लेता है। तो स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन माने खंडन होता है, याद रहे। अगला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।